हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री लर्नर 24 के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी नेट और एआरएस की प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने स्पेशल से मोस्ट इंपॉर्टेंट से टॉपिक को, जो कि सॉइल साइंस से रेलेवेंट है। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है सॉइल फॉर्मेशन एंड वेदरिंग। आज की क्लास में हम सॉइल फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इसके साथ साथ हम कुछ बेसिक बातों को भी आज क्लियर करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार प्लीज सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी नेट और एआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको छोटी सी बेसिक सी बात बताना चाहूंगी सॉइल वर्सेस लैंड के अंदर डिफरेंस को। तो अगर आपको पता है कि सॉइल क्या होती है और लैंड क्या होती है तो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे आप सभी बच्चे। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सॉइल क्या है और लैंड क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए, सॉइल एंड लैंड बहुत बेसिक सी बात है, हर बीएससी और एमएससी के बच्चे को पता होगी, बट हम एक शुरुआत कर रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत तो बेसिक बातों को एक बार रिवाइज करना होगा। ठीक है, देखिए सॉइल की अगर बात करते हैं तो सॉइल को आप सभी को पता है कि आप इसे क्या बोलते हो, मृदा बोलते हो, जबकि लैंड को आप सभी क्या बोल देते हो, भूमि बोल देते हो। ठीक है, चलो तो मृदा की बात करेंगे तो मृदा के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप सभी को पता होनी चाहिए कि ये क्या होती है, ये 3 डायमेंशन बॉडी होती है। ये क्या होती है भैया? ये 3 डायमेंशन बॉडी होती है, जबकि लैंड आपकी क्या होती है, ये 2 डायमेंशन बॉडी होती है। ठीक है, अगर इसमें बात करें 3 डायमेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ शामिल होता है, जबकि लैंड में अगर हम देखें तो सिर्फ लेंथ और आपका क्या होता है, ब्रेथ शामिल होता है। ठीक है, देखो जब भी आप क्या करते हो, किसी प्लांट को लगाने जाते हो तो आप देखते हो कि उसके आसपास का जो एरिया है वो कितना रखना है, उसकी डेप्थ कितनी रखनी है। मान लीजिए किसी सीडलिंग को आप लगाने गए हो या किसी बीज को आप लगाने गए हो तो आप देखते हो कि इसे हमें 1 सेंटीमीटर डालना है, 2 सेंटीमीटर डालना है, 3 डालना है, 4 डालना है या 5 डालना है। तो आप इसको एकदम अच्छे से देख करके तब उस शीट को क्या करते हो, उस मृदा के अंदर आप डालते हो। उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या इंक्लूड हो जाता है, आपका डेप्थ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे लैंड की बात करें तो लैंड में आपका डेप्थ नहीं आता। जब भी आप कोई जमीन खरीदने जाते हो या आपके पेरेंट्स जाते होंगे तो वहां पे वो क्या देखते हैं कि इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ना कि वो वहां की डेप्थ देखते हैं। तो हम हमेशा भूमि में क्या देखते हैं कि उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी होगी। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका 2 डायमेंशन बॉडी हो जाएगी और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन बॉडी हो जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें तो आप सभी को बेसिक सी और पता होनी चाहिए। देखिए सॉइल की अगर बात करें तो सॉइल एक फार्मर के पर्पस से क्या है, ये एक नेचुरल बॉडी है। देखिए बॉडी तो दोनों नेचुरल है, ये क्या है, एक नेचुरल बॉडी है, प्राकृतिक पिंड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो मृदा की किसी भी भूमि की जो 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है, जो टॉप मोस्ट 15 सेंटीमीटर की लेयर होती है, यही सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है और इसी में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि किसी भी प्लॉट, किसी भी 1 हेक्टेयर की फील्ड का जो 15 सेंटीमीटर का एरिया होगा उसका मेजरमेंट कितना आएगा? सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करेंगे। चलिए साथ ही साथ बात करते हैं लैंड की। तो लैंड जो है आपकी, ये भी एक नेचुरल बॉडी है, लेकिन यहाँ पे 15 सेंटीमीटर जैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई सॉइल की और लैंड की। ठीक है, अब हम कुछ बातें ऐसी करेंगे कि अलग अलग लोगों के प्रोस्पेक्टिव से सॉइल क्या होती है और लैंड क्या होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं किसी किसान की, ठीक है, किसी फार्मर की बात करती हूँ तो उसके पर्पस से अगर हम बात करेंगे तो फार्मर क्या कहेगा, मिट्टी हमारी माता है, मृदा हमारी माता है, मृदा हमारी जननी है और इस उससे बहुत अटैच्ड है और वो कहता है कि ये मेरी जननी है, ये हमारा भरण पोषण करती है, हमारा पेट पालती है, ये हमें फल देती है, सब्जी देती है, फसल देती है, हमें ग्रेस देती है, हमें पल्सेस देती है, ऑयल शीट्स देती है,
मतलब कुल मिला के जो भी खाद्यान्न फसलें हैं वो सभी हमें कहां से मिलती हैं, मृदा की सहायता से ही मिलती है। तो उसके लिए क्या है, वो एक फीलिंग है, वो उसके रोजी रोटी का एक सामान, एक कह सकते हैं एक सामान तो नहीं कहेंगे, एक जरिया है जिससे वो फसल उगा करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। ठीक है, लेकिन लैंड की अगर बात करें तो किसान के पर्पज से भूमि क्या है, तो भूमि तो सिर्फ भूमि है ना, कि जहां पे वो क्या कर सकता है, गौशाला बना सकता है, मछली पालने का बना सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है, कुक्कुट पालन कर सकता है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, लैंड हो जाएगी। बेसिकली वहां पे मृदा की कोई बात नहीं आएगी। तो दोनों में डिफरेंस हो गया। इसी प्रकार अगर हम किसी इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ठीक है, किसी आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो सॉइल क्या होती है और लैंड क्या होती है, तब वो कहेगा कि जो सॉइल है, सॉइल तो सॉइल वॉइल कुछ नहीं होती, सब एक भूमि है, सब क्या है, एक भूमि है जहां पे हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी एक नई चीजें, कुछ भी नया बना सकते हैं, रोड बना सकते हैं, हाईवेज बना सकते हैं, रेलवेज की पटरियां बना सकते हैं, रेलवे स्टेशन बना सकते हैं, हवाई अड्डा बना सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बना सकते हैं, और जिसके जरिए गवर्नमेंट को या फिर सभी को क्या होगा, अच्छी खासी इनकम होगी। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा किसी आर्किटेक्चर का और किसी इंजीनियर का। क्या इतनी बातें क्लियर? लेकिन उसके लिए वो भाव, वो फीलिंग मृदा के प्रति नहीं होगी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करें किसी भी भूवैज्ञानिक की, किसकी, भूवैज्ञानिक की, किसी भौगोलिक की बात करें जो भूगोल में बड़ा अच्छा अपनी रुचि रखता हो, अध्ययन करता हो, अगर उससे पूछे कि मृदा क्या है, तो वो बहुत ही एग्जैक्ट आंसर आपको देगा। वो क्या बोलेगा कि सॉइल आपकी क्या होती है, ये अर्थ का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। क्या बोलेगा, ये अर्थ के एक भाग जो है, रॉक्स, ये चट्टानों से ही क्या है, एक टूटा हुआ हिस्सा है जिसके ब्रेकडाउन से क्या बनती है, मृदा बनती है। तो कह सकते हैं कि ये अर्थ, रॉक का क्या है, एक फ्रेगमेंट है, क्या है, एक विखंडन है, एक टुकड़ा है। ठीक है, ये किसकी बात हो जाएगी, एक ज्योग्राफी के पर्पज से बात हो जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं तो जो ज्योग्राफी वाले ने बात बोली वो बहुत बढ़िया बोली। हाँ, कुछ ऐसा ही है सॉइल, कुछ ऐसी ही है सॉइल। सॉइल भी हमारी किससे मिलकर बनी है, वो हमारी रॉक से बनी है, और रॉक किससे मिलकर के बनी है, दो या दो से अधिक खनिजों से मिलकर के बनी है। ठीक है, अब रॉक कैसे बनती है, चट्टानें कैसे बनती है, सबसे पहले सॉइल बनने से पहले हमें किसको बनाना होगा, चट्टान बनानी होगी। चट्टानों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम रॉक्स की बात करें तो आपने क्या देखा, वोल्केनिक इरप्शन। आपने क्या देखा, आपने वोल्केनिक इरप्शन देखा कि वोल्केनिक इरप्शन होता है, क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है, और उस ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या होती है, हमारी चट्टानें, मैग्मा बाहर आता है, और उस मैग्मा के ठंडा होने के बाद क्या बनती है, चट्टानें बनती हैं। क्या बनती है, चट्टानें बनती हैं। और जब वही चट्टानों में क्या होता है, ब्रेकडाउन की प्रोसेस होती है, विखंडन, टूटने की क्रिया होती है, तो वो क्या बनाती है, फर्दर उसमें टूटते टूटते वो क्या बनाती है, मृदा का निर्माण करती है। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको और पता होनी चाहिए कि 1 इंच मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है। 1 इंच मृदा के निर्माण में कितना समय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 800 से 1000 साल का समय लगता है। कितना समय लगता है, 800 से 1000 साल का समय लगता है। ये 800 साल का समय कब लगता है, जब सारी कंडीशन सुटेबल हो, और ये कैसी कंडीशन में, एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में, ऐसा 1000 साल का समय भी ये ले सकता है। तो ये क्या हो जाती है, ये मृदा बनने की क्रिया होती है। 1 इंच मृदा के निर्माण की बात हो गई। बेसिकली बात क्या हुई कि ज्वालामुखी के विस्फोट से चट्टानें बनती हैं, और चट्टानों के टूटने से क्या बनती है आपकी, क्या बनती है आपकी, क्या बनती है, सॉइल बनती है। ठीक है, इतनी बातें आपको यहाँ पे क्लियर रखना है। आइए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातों को और करते हैं। इस चार्ट को मैं अभी आपको फिर से एक बार बहुत अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी जो मेजरली, अगर हाँ, अब हम बात करते हैं साइंटिस्ट डाकुचेव की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, डाकुचेव की बात करेंगे। अगर हम डाकुचेव की बात करें, किसकी बात करें, डाकुचेव की बात करें, तो डाकुचेव जो है वो आपको पता है फादर ऑफ सॉइल साइंस भी उन्हें कहा जाता है। तो अगर इनके प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इन्होंने कहा कि जो साइंटिस्ट थे, जो मतलब आपके ज्योग्राफी ज्ञाता थे, जो ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते थे, उन्होंने जो बात कही थी कि जो आपकी चट्टानों के टूटने से क्या बनती है, मृदा बनती है, वो बिल्कुल सही है। इन्होंने उसके बारे में अध्ययन किया, बहुत अच्छे तरीके से उसको अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने क्या दिया, अपने 2 अप्रोचेस को दिया। क्या दिया, अपने 2 अप्रोचेस को दिया। एक आपकी पेडोलॉजी और दूसरी आपकी क्या है, एडेफोलॉजी। 2 अप्रोचेस को इन्होंने दिया। अब इन्होंने अपने अप्रोचेस के अंदर क्या बोला, इन्होंने अपने अप्रोचेस के अंदर
क्या बोला, इन्होंने कहा जो पेडोलॉजी है और जो एडेफोलॉजी है, दोनों तो पहले मैंने ग्रीक भाषा से लिया है। किस भाषा से लिया इन्होंने? ग्रीक भाषा से लिया। फिर इन्होंने कहा कि जो पेडोलॉजी होती है इसका मतलब क्या है कि एक नेचुरल बॉडी क्या है, जो सॉइल है वो आपकी क्या है, पेडोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव से ये एक प्राकृतिक पिंड है। ये क्या है? प्राकृतिक पिंड है। अब पेपर में आपका यही प्रश्न बहुत पूछता है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत सॉइल क्या है, तो आप बोलोगे पेडोलॉजी के आधार पर मृदा क्या है आपकी, एक प्राकृतिक पिंड है, एक प्राकृतिक निकाय है। ये बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। फिर बोलता है एडेफोलॉजी के पर्पज से मृदा क्या है, तो भैया एडेफोलॉजी के पर्पज से मृदा क्या होती है, ये आपकी नेचुरल हैबिटेट होती है। क्या होती है? नेचुरल हैबिटेट होती है, जहां पर ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निवास करते हैं। जैसे हम और आप अर्थ में रहते हैं, उसी प्रकार बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां रहते हैं? मृदा के अंदर रहते हैं। तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा? उनका नेचुरल हैबिटेट हो जाएगा। तो दोनों बातों को आपको क्लियर रखना है। पेडोलॉजी इज अ नेचुरल बॉडी और एडाफोलॉजी का मतलब नेचुरल हैबिटेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अगर हम पेडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन की बात करें, स्टडी की बात करें, तो हम किसकी स्टडी पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं? तो देखिए पेडोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हम मृदा कैसे बनी, मृदा का उत्पत्ति स्थान क्या है, उद्भव कहां से हुआ है, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे बनी मृदा, इन सभी चीजों के बारे में, या फिर उसके क्लासिफिकेशन की बात, या फिर उसके क्लासिफिकेशन की बात कर ले, क्लासिफिकेशन की बात, तो या फिर उसके फॉर्मेशन की बात, उसके बनने की क्रिया की बात। तो ये सभी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात करते हैं एडेफोलॉजी की। तो एडेफोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, एडेफोलॉजी में हम अक्सर क्या करते हैं, सॉइल और प्लांट के रिलेशन की बात करते हैं कि मृदा के कारण पौधे की ग्रोथ कैसी है, मृदा के कारण पौधे ने कितना उपज दी है। तो इन सभी का जो एक तुलनात्मक तरीका होता है वो हमें कौन देता है? वो हमें एडेफोलॉजी देता है। तो हम जब पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ते हैं और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? वो एडेफोलॉजी हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर आप सभी को? चलो अच्छा, बेसिकली एक छोटी सी बात और करूंगी कि सॉइल का पूरा नाम आप सभी को पता होना चाहिए। सॉइल का पूरा नाम क्या होता है? सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। क्या होता है? सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। अनंत समय तक की, अनंत जीवन काल की ये क्या है? आत्मा है जो हमारा क्या कर रही है? भरण पोषण कर रही है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? सॉइल हो जाएगी। सॉइल जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। बहुत बेसिक बातें हैं बट हम क्लियर करते चलते हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका भी। कह रहा है लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब फ्लोर होता है। फ्लोर का मतलब क्या होता है? सतह होता है। क्या होता है? सतह या ग्राउंड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोर बोलते हैं। सॉइल शब्द जो है लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? सोलम शब्द से लिया गया है। इस बात का भी आपको यहाँ पे क्या करना है? विशेष ध्यान देना है। आइए अब थोड़ी सी बातें आगे करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट प्रश्न लेकर आती है। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जो हमारी भू परपटी है, वो किससे मिलकर के बनी है? कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। कभी कभी यही बातें आपको स्टेटमेंट के रूप में मिल जाती हैं और आप वहां पे बोल देते हो कि मैम पेपर तो टफ आ गया था, मेरा जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हुआ, मेरा एसआरएफ क्वालिफाइड नहीं हुआ, मेरा नेट क्वालिफाइड नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बेसिक सी बातों को हम जानते हुए अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज हमारे लिए एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमें एआरएस में भी एग्जाम में भी बैठना है और हमें नेट तो क्वालिफाई करना ही करना है। आइए देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के कॉम्पोजिशन में क्या क्या चीजें हैं पहले तो ये जानेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो अर्थ क्रस्ट होती है वो प्रिंसिपली कंपोज, वो किस सिद्धांत से बनी है, मतलब वो कौन से सिद्धांत को फॉलो करती है? तो सिंपल सी बात है भैया, वो किसको फॉलो करती है? वो मिनरल मैटर को फॉलो करती है, वो खनिज पदार्थ को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? खनिज पदार्थ को फॉलो करती है। इन्हीं खनिज पदार्थ से आपकी क्या बनी है? अर्थ क्रस्ट भी बनी है। मतलब ओवरऑल चीजों की बात करें, चाहे वो चट्टानें हो, चाहे वो अर्थ क्रस्ट हो, वो सभी किससे मिलकर के बनी है? खनिजों से मिलकर के बनी है, आपके मिनरल मैटर से बनी है। कह रहे जो ये सारे मिनरल मैटर हैं, इनके अंदर बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हैं। कभी कभी वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किसी कंपाउंड फॉर्म में, यौगिक फॉर्म में पाए जाते हैं और कभी कभी वो सिंगल भी पाए जाते हैं। मतलब कभी कभी फेरस भी पाया जाता है,
कभी कभी फेरिक ऑक्साइड भी पाया जाता है। इस बात को क्लियर रखना, कंपाउंड जब दो एलिमेंट्स मिल करके कुछ बना दे रहे हैं, कोई केमिकल सब्सटेंस बना रहे हैं, या तो उसे क्या बोल देंगे, कंपाउंड बोल देंगे, और जब वो सिंगल है तो उन्हें क्या बोलेंगे, सिंगल एलिमेंट बोल देंगे। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे कभी कभी वेरियस एलिमेंट जो होते हैं वो रहते हैं, कभी कभी सिंगल फॉर्म में होते हैं और कभी कभी एक साथ मिलकर के भी रहते हैं। कह रहा है ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट नोन टू अस एक्सेप्ट द इनर्ट गैसेस आर प्रेजेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। ईच एलिमेंट इज इन ए कॉम्बिनेशन विथ वन और मोर एलिमेंट टू फॉर्म अ डेफिनेट केमिकल कंपाउंड नोन एज मिनरल। बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परिभाषा है। कह रहा है कि देखो यहाँ पे कभी कभी सिंगल भी होते हैं और कभी कभी अलग भी होते हैं। कह रहा है इसके अंदर आपके इनर्ट गैसेस नहीं इंक्लूड की गई हैं, एक्सेप्ट द इनर्ट गैसेस हैं। कह रहा है प्रेजेंट इन दी अर्थ क्रस्ट, ये क्या होती है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। और कह रहा है आपके मिनरल क्या होते हैं, खनिज क्या होते हैं, जब यही एलिमेंट्स क्या हो, जब यही एलिमेंट्स, यही तत्व आपके क्या हो, कंपाउंड फॉर्म में आ जाए, यौगिक के फॉर्म में आ जाए, मतलब वो केमिकल रिएक्शन करके एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, तो वो क्या बनाते हैं, खनिज बना लेते हैं, मिनरल मैटर बना लेते हैं। कह रहा है ईच एलिमेंट इज इन कॉम्बिनेशन विथ वन ऑफ दी मोर एलिमेंट टू दी फॉर्म ऑफ डेफिनेट केमिकल कंपाउंड इज नोन एज मिनरल्स। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी आज के क्लास के अंदर। मेरी जो भी क्लास आप देखोगे, मेरी जो यहाँ पे मैं आपको नेट ARS के लिए जो भी क्लास दे रही हूँ, ये सभी क्लासेस का जो मुख्य सोर्स है, मैं ये आपको कहां से पढ़ा रही हूं, तो ये सारे आपके जो मुख्य सोर्स हैं वो आपकी ICR की जो आपकी सबसे रेपुटेटिव बुक है वो है ISSS सॉइल साइंस के लिए, जिसको वो भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके सारे कंटेंट्स होंगे, जो भी चीजें आप पढ़ोगे, वो सभी ISSS के रेफरेंस से। मैंने सारे कंटेंट्स को, सारी चीजों को ISSS से लिया हुआ है। सारे जो भी आपको डाटा मिलेंगे वो सभी आपको ISSS के ही रेफरेंस से मिलेंगे। सारी चीजें ISSS के अंदर दी गई हैं। मैं इस बात को आपको क्लियर इसलिए कर दूं क्योंकि कल को कोई बच्चा ये ना बोले कि मैम ये चीजें गलत हो गई या ये चीजें सही हो गई। जो भी चीजें आपकी ISSS में है वही चीजें यहाँ पर है, क्योंकि मैंने आपकी ट्रिटाइस और आपके एटेल की जो बुक है वो, और आपकी हैंडबुक ऑफ सॉइल साइंस और ISSS और DK दास, इन पांचों बुक से आपके कंटेंट्स को लिया है, फॉलो किया है और बहुत बेहतरीन तरीके से उनको पढ़ा भी है और आपको मैं पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, तो कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस 0% है। देखिए 0% मैं इस कंटेंट में बोल सकती हूँ, बाकी टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो वो अदर बात है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से यहाँ पे कोई चीजें आपको गलत नहीं मिलेंगी। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत अच्छी सी बात, इंटरेस्टिंग सी बात, मिनरल्स से लेकर के। कह रहे मेनी ऑफ दीज मिनरल्स कैन बी कंबाइंड टुगेदर टू द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट व्हिच इज नोन एज ए रॉक्स। अच्छा, पहला स्टेप क्या था, देखो पहला स्टेप क्या था कि देखो पहले तो हमें क्या दिखा कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, कहां पे, अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या था, यहां पे आपने देखा कि कुछ एलिमेंट्स पाए जा रहे थे। क्या पाए जा रहे थे, कुछ एलिमेंट्स पाए जा रहे थे। ये एलिमेंट्स या तो सिंगल थे, या फिर क्या थे, कंपाउंड थे। ठीक है, जब यही एलिमेंट्स क्या हो गए, कंपाउंड फॉर्म में आ गए, किस फॉर्म में आ गए, कंपाउंड फॉर्म में आ गए और मिल गए, तो इन्हें क्या कह दिया गया, मिनरल्स कह दिया गया। क्या कह दिया गया, मिनरल्स कह दिया गया। और जब एक से ज्यादा, मतलब 2 और मोर देन 1, 2 और मोर देन 2 मिनरल्स हो गए, तो इन्हीं से मिलकर के क्या बन गई, आपकी चट्टान बन गई। इन्हीं से मिलकर के क्या बन गई, आपकी चट्टान बन गई। इस बात को याद रखना। और जब इन्हीं चट्टानों में क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, इन्हीं चट्टानों में क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, तो इसके टूटने से क्या बन गई, आपकी सॉइल बन गई। क्या बन गई, सॉइल। अब देखो सॉइल भी डायरेक्ट नहीं बनेगी, सॉइल भी डायरेक्ट नहीं बनेगी। आप इन्हें रिगोलित कह सकते हो, आप इन्हें रिगोलित कह सकते हो, रिगोलित कह सकते हो। ठीक है, रिगोलित से ट्रू सॉइल बनेगी, ट्रू सॉइल बनेगी, फिर आपकी क्या बनेगी, सॉइल बनेगी। ठीक है, इन सारे प्रोसेस को आपको क्या होना चाहिए, एकदम रट्टा मार याद होना चाहिए। अभी तक हमने जो पढ़ा, एलिमेंट कंपाउंड, फिर एलिमेंट्स कंपाउंड फॉर्म में आएंगे तो मिनरल कहलाएंगे। मिनरल जब एक से अधिक हो जाएगा किसी भी अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो वो क्या बनाएगा, चट्टानों को बनाएगा। और चट्टान जब ब्रेक डाउन होंगे तो रिगोलित बनाएंगे, रिगोलित जब टूटेगा तो ट्रू सॉइल बनाएगा, और ट्रू सॉइल जब और टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, सॉइल बनाएगा। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई। अच्छा चलो अब आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स छूटे, वो भी क्लियर करते हुए चलते हैं। देखो आपसे एक प्रश्न अक्सर पेपर में पूछता है बच्चे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्टली कितने
एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है ऑल ऑफ द मिनरल्स मैटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रॉक, सारे मिनरल्स मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, रॉक के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। दस रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट विद इन द टर्न आर मेड अप ऑफ एटम, ये क्या होते हैं, एटम से मिलकर, अणुओं से मिलकर बने, ये बात सभी को पता है। देखो अर्थ क्रस्ट के अंदर 115 एलिमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, 115 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हम सिर्फ कितने को पढ़ते हैं, हम सिर्फ 8 को ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये सफिशिएंटली क्या होते हैं, अबंडेंट होते हैं। ये 99% कौन पाया जाता है आपके, यही 8 एलिमेंट्स क्या होते हैं, 99% आपकी अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। और कितनी लेयर के अंदर पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। कह रहा है अप टू 16 किलोमीटर, अप टू 16 किलोमीटर एरिया के अंदर क्या होते हैं, आपके 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। और ये 8 एलिमेंट क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मात्रा कितनी होती है, 99% होती है, सिर्फ 1% में बाकी आपके बचे हुए सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? फटाफट आंसर कर दो कमेंट सेक्शन में अगर आपको इतनी बातें सारी क्लियर हो गई हैं तब। और मैं आपको बता दूं कि आज आपको थ्योरी की क्लास मिल रही है और कल आपकी इसी थ्योरी से रेलिवेंट एमसीक्यू की क्लास भी होगी। तो सारी चीजें क्लियर रखना, थ्योरी की क्लास हो जाएगी, फिर आपको क्या मिलेगी, एमसीक्यू की क्लास मिलेगी, ठीक है। चलो आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन की आदत लग गई ना, एजीटी ये पढ़ पढ़ के ना मेरे को क्वेश्चंस की आदत लग गई है, क्वेश्चंस कराते कराते। चलो अच्छा देखते हैं अब जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि द एलिमेंट कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट के अंदर जो 16 किलोमीटर के एरिया में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। एएसआरबी नेट अगर आप दे रहे हो तो ये आप मान लो कि एक प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलना ही मिलना है, ठीक है। 150 प्रश्न सिर्फ सॉइल साइंस से पूछ रहा है, छोटी बात है क्या? सॉइल साइंस को एकदम, जब देखो 10 क्वेश्चन पूछते हैं सॉइल साइंस में, अभी आपने देखा ना 15 क्वेश्चन थे सॉइल साइंस के एजीटीए के अंदर, फिलहाल पूछा नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने क्या कहा 15 क्वेश्चन, और उस 15 क्वेश्चन के लिए बच्चों ने 10 किताबें पढ़ डाली, ठीक है। तो सोचो नेट में तो आपके 150 क्वेश्चन सॉइल साइंस के आने में भाई, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो आप क्या कह रहा है, देखो 2 एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक होते हैं। 2 एलिमेंट्स आपके नॉन मेटेलिक होते हैं, पहला कौन सा है आपका ऑक्सीजन, दूसरा कौन सा है आपका सिलिकॉन। क्या इतनी बात क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑक्सीजन कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो बहुत प्यारे तरीके से याद कर ले मेरे भाई, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। 46.60% क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट कह रहा है नेक्स्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है आपका, सिलिका है। क्या है, सिलिका है, और सिलिका कितना पाया जाता है, 27.72% पाया जाता है। इस बात को भी आप क्या करोगे, क्लियर कर दोगे। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं मेटेलिक की। किसकी बात करेंगे, मेटेलिक की बात करते हैं। तो मेटेलिक के अंदर जो आपका थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका, एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम है, और ये कितना पाया जाता है, 8.13% पाया जाता है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? फटाफट आंसर कर दो। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर? फटाफट आंसर कर दो। नेक्स्ट बात करते हैं आयरन की। आयरन कितना पाया जाता है, 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.283%, पोटेशियम 2.59%, मैग्नीशियम 2.09%, और अदर आपकी कितनी पाई जाती है, 1.41%। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं? फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्लियर? चलो कह रहा है कि टोटल कैटेगरी की बात करेंगे। देखो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक चीज यहाँ पे लिखी है कि नॉन मेटेलिक की अगर बात करें तो कभी कभी पेपर में प्रश्न पूछता है कि जो नॉन मेटेलिक है आपके वो कितना % एरिया कवर करते हैं, कितने % पाए जाते हैं। तो 74.32% क्या होते हैं आपके अर्थ क्रस्ट के अंदर नॉन मेटल पाए जाते हैं। इस बात को एकदम क्लियर कर लो। एक प्रश्न मैं यहां से बता रही हूं, क्या ये तो बहुत पुराना हो गया, हो सकता है पूछे या फिर नहीं भी पूछे, दोनों चांसेस हैं, लेकिन ये प्रश्न आपका नया अगर उसने बनाया तो पूछ सकता है कि नॉन मेटेलिक आपके अंदर अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है। तो आप बोलोगे कि नॉन मेटेलिक जो है वो 74.32% पाया जाता है, जो कि टोटल 8 एलिमेंट का 3/4 पार्ट होता है। कितना पार्ट होता है ये टोटल एलिमेंट का 3/4 पार्ट होता है। इस बात को यहां पे आप क्लियर करोगे। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, मेटेलिक की बात करते हैं। तो मेटेलिक आपका
कितना पाया जाता है, 25.68% पाया जाता है, जो कि टोटल एलिमेंट्स का सिर्फ 1/4 पार्ट होता है। कितना होता है? 1/4 पार्ट होता है। अच्छा, अगर ये मात्रा ना भी याद हो तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 46 और 27 को जोड़ लेना, 46 और 27 और इसको जोड़ लेना, तो आपको लगभग 74.32 मिल जाएगा। और अगर आप इन सभी एलिमेंट्स को जोड़ लोगे तो आपको 25.68% मिल जाएगा। अब आपको याद क्या रखना है कि नॉन मेटल 3/4% पाया जाता है और मेटल आपका कितना पाया जाता है? 1/4% पाया जाता है, 1/4 पार्ट पाया जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर सभी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? फटाफट आंसर कर दो, अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो फटाफट आंसर करेंगे। चलो, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछना शुरू कर रही हूं, फटाफट आंसर करना शुरू करना। डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, चलो फटाफट आंसर करो। डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ऐसा सेम प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है डोमिनेंट सेकेंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इसको भी बता दो फटाफट। पहला एलिमेंट कौन सा होगा, दूसरा एलिमेंट डोमिनेंट कौन सा होगा अर्थ क्रस्ट के अंदर, ये बता दो। अच्छा, अब बताओ डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये आपका पहला प्रश्न। दूसरा है आपका डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये भी फटाफट आंसर कर दो जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करो, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। नेक्स्ट आंसर करोगे डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कैटायन इन द अर्थ क्रस्ट, नेक्स्ट आपका आंसर क्या होगा? डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कैटायन इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, देखो 4 प्रश्न मैंने आपको दिया, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न। ठीक है, मुझे इन चारों प्रश्नों के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। प्रश्न अगेन एक बार रिपीट कर दे रही हूं, ध्यान से सुनना। डोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब पहला आपका डोमिनेंट एलिमेंट बताना है। डोमिनेंट सेकंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वो बताना है। डोमिनेंट मेटेलिक एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, वो बताना है। डोमिनेंट एक्सचेंजेबल कैटायन इन द अर्थ क्रस्ट, ये बताना है। 4 प्रश्न हो गए, समझ में आया? चारों चीजें क्लियर? चलो, अच्छा, डोमिनेंट सेकंड एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, ये प्रश्न आपका एआरएस और नेट 2015 के अंदर पूछा गया था। ये प्रश्न आपका एआरएस एंड नेट 2015 के अंदर पूछा गया है। अब ये सारे आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे, जो बच्चा सही आंसर देगा मैं परसों की क्लास में उसका नाम लूंगी। चलो, अब आते हैं और बात करते हैं अबंडेंट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट। देखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको अलग सी चीजें इंटरेस्टिंग सी बताऊंगी, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो पहले तो हम जानेंगे रॉक्स का क्लासिफिकेशन, लेकिन उससे पहले हम अर्थ क्रस्ट के तीनों लेयर्स के बारे में जान लेते हैं। अगर हम अर्थ क्रस्ट की तीनों लेयर्स के बारे में जाने, एक मिनट का समय देंगे। चलो, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट के तीनों लेयर के बारे में जानने का प्रयास करें तो हमें क्या पता चलता है, आइए देखते हैं। कौन सा कलर लूं जो विजिबल होगा, ये होगा क्या? हाँ, होगा। चलो देखो, पहले अगर लेयर की बात करें तो पहली लेयर आपकी कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। दूसरी कौन सी होती है? मेंटल होती है। और तीसरी आपकी लेयर जो होती है वो कोर होती है। पहली मेंटल, दूसरी क्रस्ट, तीसरी कोर। अच्छा, अब आपसे प्रश्न पूछे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है अर्थ क्रस्ट की? इनर मोस्ट लेयर तो आप बोलोगे कोर होती है मैम। अच्छा, यहां से मुझे जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बतानी है वो आप ध्यान से सुनो। देखो, क्रस्ट आपका क्या होता है? जो ओशियन लेयर हो गई, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गए, वो आपके क्रस्ट के अंदर आते हैं। ये आपके 10 से 75 किलोमीटर के अंदर में आ जाते हैं। ठीक है, देखो, आउटर कोर को 2 पार्ट में बांटा गया है, इनर कोर और आउटर कोर, और ये आपका पूरा क्या है? मेंटल है, और ये आपका पूरा क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, इनर कोर की बात करें तो इसके यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है? 1220 किलोमीटर होती है। उसके बाद 1220 किलोमीटर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होती है आउटर कोर की? ये आपकी 2250 किलोमीटर। फिर उसके बाद बात करते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये आपकी 2900 किलोमीटर, और क्रस्ट की डिस्टेंस 6370 किलोमीटर की होती है। चलिए, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट
बात करनी है आज की क्लास में वो क्या है, ये आप देखते हुए जाइएगा। कह रहा है कि ओशियन क्रस्ट को और मेंटल को बांटने वाले लेयर को क्या कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, किसी भी क्रस्ट को और मेंटल को बांटने वाली जो ये लेयर होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको महोज लेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महोज कहा जाता है। क्या महो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, महो कहा जाता है, या महो डिस्कंटिन्यूटी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, महो डिस्कंटिन्यूटी कह सकते हो, जो कि बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल की। क्या होती है, जो कि बाउंड्री होती है क्रस्ट और मेंटल की। आप इस पे आपने बहुत सारे मिनरल्स को देखा होगा, बहुत सारे रॉक्स को देखा हो, जब हम बताते हैं कौन सी सॉफ्टेस्ट है कौन सी हार्डेस्ट है, महोज स्केल पे उसका क्या रेंज आ रहा है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसको हम डिटेल में बात करेंगे आगे की क्लास में। चलिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं मेंटल और आउटर लेयर को। मेंटल और आउटर लेयर को बांटने वाले लेयर को क्या कहते हैं, गुटेनबर्ग ने गुल्डबर्ग कहते हैं, गुल्डबर्ग कहते हैं। इस बात को याद रखिए, गुल्डबर्ग कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे, गुल्डबर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुल्डबर्ग डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए क्या क्या, कि क्रस्ट और मेंटल को बांटने वाली क्या कहलाती है बाउंड्री, महोज कहलाती है, और आपके मेंटल और कोर को बांटने वाली क्या कहलाती है, गुल्डबर्ग कहलाती है। ठीक है, दोनों बातें यहां पे याद रखना। आ जाओ क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स की बात करेंगे। आप सभी को बेसिकली एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में आप चट्टानों को 3 प्रकार से बांटा गया है। इसको पहले पार्ट में जो बांटा गया वो क्या है आपका, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। दूसरा आपका जो पार्ट है वो कौन सा है आपका, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन सा है, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, ये तीनों आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और आपका इग्नियस रॉक। इसको हम फायर रॉक भी कहते हैं, फायर रॉक भी कहते हैं, इसे हम फायर रॉक भी कहते हैं। और अगर आप बात करें सेडिमेंट्री रॉक की, किसकी बात करें, सेडिमेंट्री रॉक की बात करें तो इसे हम हिंदी में अग्नीय चट्टाने कहते हैं। मतलब ये क्या होती है, ये आपकी जो तुरंत चट्टान जो आपके मोल्टेन मैग्मा के रूप में बाहर निकल के ठंडी हुई चट्टान जो आपको प्राइमरी स्टेज पे दिख रही है वही आपकी क्या होती है, इग्नियस रॉक होती है। तो इसको हम प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम प्राइमरी रॉक और इसे हम और क्या कहते हैं, सेकेंडरी रॉक कहते हैं, सेकेंडरी रॉक कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये दोनों चट्टानें आपकी इग्नियस से ही टूट करके बनी है, इसलिए इसे सेकेंडरी रॉक और इसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अच्छा, कहीं कहीं आप इसे सेडिमेंट्स भी देखते हो, सेडिमेंट्री रॉक भी देखते हो, सेडिमेंट रॉक भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये आपकी इग्नियस रॉक का ही टूटा हुआ हिस्सा होती है। यहाँ पे प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, विंड के कारण और बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स के कारण जब क्या होती है, अग्नेय चट्टानें टूटती हैं तो वो क्या बनाती है, सेडिमेंट्री रॉक बनाती है। और अच्छा, एक बात आपको जो और याद रखनी है, अगर ये चट्टान है मान लो, ये टूट करके इसी जगह पर पड़ी हुई है तो इसे हम सेडिमेंट्री रॉक नहीं कहते। जब तक इस चट्टान का ट्रांसपोर्टेशन ना हो जाए, ये चट्टान यहां से आकर किसी और स्थान पर ना एकत्रित हो जाए, तब तक उसे हम सेडिमेंट्री रॉक नहीं कहते हैं। तब हम जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है तब हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पे अवसाद चट्टानें कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक चट्टानों की बात करें तो आपको नाम से पता है, रूपांतरित चट्टानें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ ड्यू टू दी प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण, ताप के कारण, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। वाटर के कारण वो आपकी क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती है। ठीक है, ये बात हो गई इन तीनों चीजों की, ये रहा आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो देख लेते हैं फटाफट। हाँ, अब मैं पढ़ूंगी यहाँ पे क्या, अबंडेंस ऑफ रॉक इन दी अर्थ क्रस्ट, कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपर्पटी के अंदर कौन सी चट्टानें कितनी मात्रा में पाई जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगर बात करें बच्चे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, भूपर्पटी के अंदर कितनी चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसकी पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ चीजें देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि पहले आपको जो पॉइंट लिखा गया है, देखिए अगर हम बात करें टोटल अर्थ सरफेस, अर्थ क्रस्ट की, किसकी बात करें, टोटल अर्थ क्रस्ट की बात करें, टोटल अर्थ क्रस्ट की बात करें तो टोटल अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, इग्नियस रॉक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इग्नियस रॉक पाई जाती है, कितना परसेंट, 95%। और सेडिमेंट्री रॉक कितनी पाई जाती है, 5%। ठीक है, ये बात आप क्लियर रखोगे। जब क्या पूछा जाएगा आपसे, जब पूछा जाएगा अबंडेंस ऑफ रॉक इन दी टोटल अर्थ क्रस्ट, पूरे
क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान पाई जाती है, तब आप क्या बोलोगे, इग्नियस रॉक पाई जाती है मैम 95% और सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है मैम 5%। ठीक है, इतनी बातें आप क्लियर रखोगे। आइए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कह रहा है कि जब आपसे प्रश्न पूछूं, कह रहा है पेपर कह रहा है कि जब मैं अपने सॉइल साइंस के बच्चों से प्रश्न पूछूं ये कि अर्थ क्रस्ट के 5 किलोमीटर के एरिया में कौन सी चट्टान सबसे ज्यादा पाई जाती है, कहां पे, अर्थ क्रस्ट के 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में कौन सी चट्टान सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि मैम सेडिमेंट्री रॉक ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उसी 5 किलोमीटर के 15 सेंटीमीटर के अंदर जो लेयर पाई जाती है वही तो हमारे लिए सबसे काम की होती है, वही तो सबसे उपजाऊ होती है, क्योंकि वहां पे इग्नियस रॉक के टूटे हुए पार्ट्स मौजूद होते हैं, सेडिमेंट्स मौजूद होते हैं जो ट्रांसपोर्ट होकर के आके एकत्रित होकर के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो चट्टान क्या कहलाती है, आपकी सेडिमेंट्री कहलाती है, और वही सेडिमेंट्री रॉक अर्थ क्रस्ट के 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर पाई जाती है। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई हैं? फटाफट आंसर कर दीजिए। क्लियर सभी को? मुझे सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। आज की क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई बच्चे, क्योंकि आप सभी को पता है अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव गई थी, लेकिन लाइव में नेट का इशू बहुत ज्यादा हो रहा था, जिसके कारण क्लास को कंटिन्यू नहीं किया जा सका। तो इस वजह से ये मैं आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका लेक्चर आज का ना छूटे, इसलिए मैं इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दे रही हूँ। लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी है कि आप इसे प्रॉपर देखोगे और कल की एमसीक्यू की क्लास में शानदार तरीके से पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि कल की एमसीक्यूज आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। मैं आपके लिए लेके आऊंगी सॉइल साइंस जेआरएफ एसआरएफ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन जो आपके इस टॉपिक से रिलेवेंट होंगे। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखना, और कल की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि अगर 5 किलोमीटर एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, अरे वही ना मैम, अब सादी चट्टानें पाई जाएंगी, अभी तो आपने बताया था, इतनी जल्दी थोड़ी ना भूल जाऊंगा। बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और कैसे भूलोगे, हाँ बताओ जरा। चलो तो यहाँ पे कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक पाई जाती है, कितनी पाई जाती है बच्चे, 74% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 74% पाई जाती है। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो है ना वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से कान खोल के सुनना, क्योंकि ये पेपर में आपके पूछा गया है। कह रहा है सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन सी चट्टानें होती है, और शादी में कौन कौन सी चट्टानें होती है, तो 2 चट्टानें याद रखोगे सबसे पहले, पहली सेल दूसरी लाइमस्टोन, पहली सेल दूसरी सैंडस्टोन, पहली सेल दूसरी सैंडस्टोन और तीसरी लाइमस्टोन। तीनों बातें क्लियर? पहली क्या होगी आपकी शेल, दूसरी आपकी सैंडस्टोन, तीसरी आपकी लाइमस्टोन। याद रखना, क्लियर हो जाना। देखो SSLD, SSLD क्या हो जाएगा, SSLD याद रखना, क्या क्या हो जाएगा, SSLD। SS में सबसे पहला S जो होगा वो शेल का होगा, जो सबसे ज्यादा पाई जाती है, और कितना पाई जाती है, 52% पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, सैंडस्टोन, जो कितना पाया जाता है, 15% पाया जाता है, और तीसरा क्या होगा, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, जो कि 7% पाया जाता है। अब आपके पेपर में एक प्रश्न पूछा था 2023 एसआरबी नेट के अंदर कि बताइए कि टोटल अर्थ क्रस्ट के अंदर सैल और 5 किलोमीटर अर्थ क्रस्ट के अंदर सैल और सैंडस्टोन का कितना प्रतिशत होता है। मतलब आपसे ये नहीं पूछा गया था, सिर्फ आपसे पूछा गया सेडिमेंट्री रॉक की शेल और सैंडस्टोन का कितना प्रतिशत होता है, अलग अलग नहीं बताना था। अब वहां पे ऑप्शन जोड़ करके दिया गया था 52% या 15%, तो आपको ऐड करके बताना होगा कि सेल और सैंडस्टोन को मिला करके 52 और 15 को ऐड करके 5, 6, 7 और 5, 1, 67% आपका क्या पाया जाता है, सैल और सैंडस्टोन पाया जाता है। इस बात को एकदम अच्छे से क्लियर रखना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 74% हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे इग्नियस रॉक की, देखो 74% तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, सेडिमेंट्री रॉक हो गया। तो अब बचे गए कुछ प्रतिशत आपके किसके हो जाएंगे, इग्नियस रॉक के हो जाएंगे। कितने किसके हो जाएंगे, इग्नियस रॉक के हो जाएंगे, जिसके अंदर इग्नियस में क्या क्या पाया जाता है, पहला ग्रेनाइट पाया जाता है, दूसरा बेसाल्ट पाया जाता है, और तीसरा आपका अदर जो है मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि 8% होते हैं। और टोटल इग्नियस रॉक कितनी होती है, 18% होती है। इस तरह से 74 और 18 मिला करके 74 और 18 मिला करके 100% आपका पूरा हो जाता
ठीक है, मैंने इसको डिटेल में इसलिए पढ़ाया ताकि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना, आराम से दिमाग में बैठा करके जाना है कि दोबारा जब पढ़ो तो बस ऐसे पढ़ के पढ़ना आगे बढ़ा दो। आ जाओ नेक्स्ट बात करते हैं अब टोटल अर्थ क्रस्ट की। देखो यहाँ पे लिखा है ना, होल एंड डिफरेंट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अदर डिस्क्राइब ऑफ द कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। अब टोटल की बात करते हैं तो टोटल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि मैम सबसे ज्यादा इग्नियस रॉक पाई जाती है 95%। नेक्स्ट वन आपकी कौन सी हो जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगी सिर्फ 5%। सेडिमेंट्री रॉक में कौन कितना होता है तो सेल आपका 4.0%, सैंडस्टोन आपका 0.75%, लाइमस्टोन आपका 0.25%। अब जो बच्चे को लग रहा है ना कि बस पढ़ के आगे बढ़ जाओ, नहीं, ये सारी चीजें रट्टा मार के आगे बढ़ना, क्योंकि पढ़ के आगे पढ़ गए तो पेपर में भूल जाओगे, रट्टा मार के आगे बढ़ोगे तो पेपर में पास हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीजें याद करनी है। सेल, सैंडस्टोन, आपको लाइमस्टोन याद रहेगा, लेकिन कौन सा कितना प्रतिशत है ये भूल जाओगे। तो इसलिए नेट के लिए ये सबको बहुत अच्छे से याद करके जाना। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऑल द सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म द 5% ऑफ टोटल अर्थ क्रस्ट, yet they are the important, they occur in the extent of 74%, almost 3/4 at the near at the surface of the earth upper 5 kilometer. Igneous rocks are the dominant in the deeper layer. तो आपके लिए पूरे पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है कि जब आपसे पूछे कि डीपर लेयर के अंदर कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, अगर हम सॉइल की डीप में जाएंगे तो कौन सी पेरेंट मटेरियल पाया जाएगा, जो आपकी एक्चुअल चट्टानें होंगी वो पाई जाएंगी। और तो आपकी प्राइमरी चट्टान कौन सी थी, प्राथमिक चट्टान जो होगी वो पाई जाएगी। तो प्राथमिक चट्टान आपकी इग्नियस रॉक थी। इस बात से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर सभी को? फटाफट आंसर करना। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर? बढ़ेंगे, बहुत प्यारे प्यारी चीजें आपके लिए रख रखी है मैंने क्लास के अंदर, सारी चीजों को समझेंगे भी और अच्छे से सारी चीजों को पढ़ेंगे भी। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक को हमने पढ़ा। चलिए, मैंने आपको बताया कि 1 इंच मृदा बनने में 800 से 1000 साल का समय लगता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी डिटेल में बातें करते हैं इग्नियस रॉक की। किसकी बात करते हैं? इग्नियस रॉक की बात करेंगे। इग्नियस रॉक की थोड़ी डिटेल में बात करें, लेकिन उससे पहले ये चार्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर ये चार्ट आप देख लोगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो, इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार की होती है, अग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है एक्सट्रूसिव रॉक और दूसरी होती है आपकी इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस चार्ट से समझना, ठीक है। एक्सट्रूसिव का मतलब क्या होता है? एक्स मतलब जो बाहर निकल जाए, और इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर रह जाए। इनका मतलब अंदर, एक्स का मतलब बाहर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रूसिव रॉक वो होती है जो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बाहर नहीं निकल पाती और वो अंदर ही अंदर क्या होती है, ठंडी होकर के जम जाती है, वो आपकी इंट्रूसिव रॉक होती है, ठीक है। फिर कह रहा है जो एक्सट्रूसिव रॉक होती है वो क्या करती है, वो ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर निकल जाती है और बाहर निकल के ठंडा होती है, वो आपकी एक्सट्रूसिव रॉक कहलाती है। क्या इतनी बातें क्लियर? अच्छा, इसी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को हम और क्या कहते हैं, तो इसी को हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से बाहर निकल गई। अच्छा, इसी इंट्रूसिव रॉक को हम क्या कहते हैं, प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। प्लूटोनिक रॉक का मतलब क्या हुआ कि ये ठंडा होकर परत दर परत क्या हुई, ज्वालामुखी के अंदर ही क्या हो गई, सेटल हो गई है, वो क्या कहलाएगी, प्लूटोनिक रॉक। एक्सट्रूसिव क्या कहलाएगी, वोल्केनिक रॉक। इतनी बातें एकदम क्लियर रखना। आइए दूसरी बात करते हैं। अच्छा, ये आपका मैग्मा चैम्बर है जहां पे मैग्मा एकदम आग की तरह उबल रहा है फिर निकल रहा है बाहर, देखो ध्यान से देखते रहना। अच्छा, दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कूल क्विकली एंड एज ए रिजल्ट दीज रॉक्स आर फाइन ग्रेन। देखो, अब कह रहे हैं जितनी भी इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक होंगी, जितनी भी आपकी एक्सट्रूसिव रॉक होंगी वो कैसी होंगी, वो आपकी फाइन ग्रेन्ड होंगी। कैसी होंगी बच्चे? फाइन, कहां गया फाइन ग्रेन्ड, लिख दो मैं क्या, हाँ, फाइन ग्रेन्ड होंगी, वो आपके महीन दाने वाली होंगी, क्योंकि लैक ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ, क्योंकि इनमें क्रिस्टल ग्रोथ ज्यादा अच्छी नहीं होती है। फिर कह रहा है जो भी आपकी इंट्रूसिव रॉक होंगी, इंट्रूसिव रॉक कैसी होंगी, ये मैग्मा को अंदर ही ठंडा करती हैं, जिसके कारण ये क्या होती हैं, कोर्स ग्रेन्ड होती हैं, थोड़ी मोटे दाने की होती है। इतनी बातों को आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लियर रखोगे। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फटाफट बताते चलना। ये रहा आपका रॉक साइकिल, ISSS की बुक से मैंने लिया है। सेम ऐसा ही आपको कुछ ISSS के अंदर दिया गया है, तो इस बात को आप यहाँ पे फटाफट देखते चलो, ठीक है। क्या कह रहा है रॉक साइकिल के अंदर? देखो, ये आपका क्या है, मोल्टन मैग्मा। ये क्या है आपका, मोल्टन मैग्मा है, जो कि क्या हो रहा है, देखो, हाँ, जो कि कूलिंग और क्रिस्टलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है,
ठंडा हो रहा है, कूलिंग हो रही है, इसकी कूलिंग और क्रिस्टलाइज हो रहा है, और कूलिंग और क्रिस्टलाइज होकर क्या बना रहा है, इग्नियस रॉक बना रहा है, अग्नेय चट्टाने बना रहा है, जैसे कि कौन कौन सी, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रियोलाइट और गैब्रो। क्या क्या, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, रियोलाइट और गैब्रो। अब कह रहे यही सारी चट्टाने क्या होती हैं, फिर से टूटती हैं। टूटती कैसे हैं, टूटती हैं और ट्रांसपोर्ट होती है, डिपॉजिट होती है और सीमेंटेशन होता है। अब सेडिमेंट्री में 3 क्रियाएं आती हैं बच्चे, यहीं पे ये बात याद करते चलना। सेडिमेंट्री में 3 क्रियाएं आती हैं जिसके बाद ही क्या होती है, कोई भी रॉक सेडिमेंट कहलाती है। क्या क्या, पहला तो होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, पहले जो रॉक टूटी हुई है इग्नियस रॉक, वो क्या हो, अपनी जगह से परिवर्तित हो जाए। दूसरी बात, परिवर्तित होकर के क्या हो जाए, डिपोजिशन हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, फिर क्या हो, सीमेंटेशन हो जाए। अब वो जहां पर है वहां पर एकत्रित करके एक संरचना का रूप लेकर के एक नई प्रकार का चट्टान का फॉर्मेशन कर दे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगी। ये तीनों प्रोसेस का होना कंपलसरी है, तभी आपकी चट्टान क्या कहलाएगी, अवसाद चट्टान कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बन गई, कॉग्लोमेराइट, सैंडस्टोन, शेल इसके अंदर आ गया। अब कह रहा है जब क्या होगा, अल्ट्रेशन होगा। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव। अल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बदलाव होता है। और जब ये बदलाव होगा किसके कारण, बाय हीट एंड प्रेशर। किसके कारण, बाय हीट एंड प्रेशर। यहाँ पे ताप के कारण और प्रेशर के कारण क्या होगा, जब बदलाव होगा तो इस बदलाव से क्या बनेगी, स्लेट बनेगी, शिस्ट बनेगी, ग्रीस बनेगी और क्वार्टजाइट बनेगी, जिसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे। इतनी बातें क्लियर रखना। और जब यही मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से मेल्ट होती है तो मोल्टेन मैग्मा बनाती हैं, मतलब फिर से ये मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इग्नियस रॉक में क्या होता है, डायरेक्ट प्रेशर और हीट लग जाता है, जिसके कारण वो अपने रूप में परिवर्तन कर लेती है। तो ये कभी कभी डायरेक्ट भी मेटामॉर्फिक रॉक बना देती है। ये कभी कभी क्या करती है, डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बना देती है। तो इस बात को याद रखिएगा, इग्नियस रॉक डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है और मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक में, और सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो सकती है। क्या इतनी बातें क्लियर? ये प्रश्न आपको कल मैं दिखाऊंगी कैसे घुमा घुमा के पूछते हैं। सारे प्रश्न मैं दिखाऊंगी आपको, परेशान मत हो जाओ मेरे से, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। बेसिकली मैंने बहुत सारी बातें आप सभी को बता दी हैं, नो डाउट इसमें बहुत सारी चीजें आपको अभी से ही क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो तो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक की अगर बात करूं तो बेस्ड एंड मोड ऑफ ओरिजिन, एक्सट्रूसिव रॉक, वोल्केनिक रॉक, ये 2 हो गया। अब ये बातें मैंने आपको बता दिया, आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ोगे खुद से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कह रहा बेस्ड ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो कह रहा है एसिड रॉक होता है, न्यूट्रल रॉक और बेसिक रॉक। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले क्या, एसिड रॉक, बेसिक रॉक और न्यूट्रल रॉक। एसिड रॉक के अंदर 60% से ज्यादा सिलिका पाया जाता है, यही प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। एसिड रॉक में 60% से ज्यादा सिलिका पाया जाता है, न्यूट्रल रॉक में 50 से 60% सिलिका और बेसिक रॉक में 50% से कम सिलिका पाया जाता है। एग्जाम्पल सभी के लिखे हुए हैं, फटाफट इस सारे एग्जाम्पल्स को आप क्या करोगे, पढ़ते हुए आगे बढ़ोगे, कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो सेडिमेंट्री रॉक की बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो फर्मेंटेड डेट्रियर और मैकेनिकली फॉर्म, मतलब जो मैकेनिक मतलब तोड़ा जाए उसको मैकेनिकली फॉर्म्ड हो जाए। दूसरा केमिकली फॉर्म, जब किसी केमिकल के प्रभाव से वो टूट करके अलग हो जाए तो वो केमिकली फॉर्म्ड हो जाएंगे। कह रहे हैं मैकेनिकली फॉर्म के अंदर बात करें तो आपका कॉग्लोमेरेट आ जाएगा, ब्रेसिका, सैंडस्टोन, अर्कोज और शेल इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें केमिकली फॉर्म की तो केमिकली फॉर्म में आपका इनऑर्गेनली और ऑर्गेनली, मतलब कभी कभी केमिकल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर वाले भी होते हैं और कभी कभी ऑर्गेनिक नेचर वाले भी होते हैं, जिसके कारण चट्टानों का टूटना होता है। कह रहे हैं इनऑर्गेनिक में पहला तो आपका वाष्पीकरण, मतलब जो आपके जल होते हैं वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाते हैं, वो जल जब वाष्प के रूप में नीचे गिरते हैं, वो वेपर के रूप में जब नीचे आ रहे हैं, उसके कारण जब चट्टानों में टूटना हो रहा है तो उसके कारण कौन सी चट्टान बनती है, आपकी हैलाइट बनती है। कौन सी बनती है, हैलाइट बनती है और जिप्सम बनती है, याद रखिएगा। बाय एवोपोरेशन कौन कौन सी बनेगी, हैलाइट और जिप्सम बनेगी। बाय प्रेसिपिटेशन और फ्लोक्युलेशन,
प्रेसिपिटेशन के कारण और फ्लोक्यूलेशन के कारण कौन सी बनती है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट बनती है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करें ऑर्गेनिक फॉर्म्ड की बात करें तो ऑर्गेनिकली फॉर्म में आपकी जो होती है क्या होती है, ये आपके एक्यूमुलेशन एंड पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के कारण जब उसमें एसिड उत्पन्न होता है उसके कारण जो चट्टानें टूटती हैं वहां पे कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, वहां पे पीड का, लिग्नाइट का, आर्थराइट का, कोल का, इन सभी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी ऑर्गेनिक नेचर वाली सेडिमेंट्री रॉक हो जाएंगी। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? फटाफट आंसर कर दो। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर है? फटाफट मेरे को आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्लियर सभी को इतनी चीजें? मैं इसको साफ कर दूं ताकि आपको जब पीपीटी में शेयर करूं तो आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। आइए, ठीक है, तो इस चार्ट को भी आप एक बार को ध्यान से देखते हुए आगे की तरफ बढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक एंड देयर इक्विवेलेंट मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में आपको बताया कि हीट और प्रेशर के कारण क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो वो अपने रूप को चेंज करते हैं, जैसे कि कोलोगुमिनेट, ग्रेनाइट, साइनाइट, गैब्रोरोलाइट और एडेसाइट, ये सभी अपने रूप को चेंज करके क्या बनाती है, ग्नीस मार्बल बनाती है। बेसाल्ट क्या बनाता है, स्किस्ट बनाता है। सैंडस्टोन क्या बनाता है, क्वार्ट्जाइट बनाता है। लाइमस्टोन, डोलोमाइट मिलकर के मार्बल बनाते हैं। आयरन और जब चेंज होते हैं तो हेमेटाइट, स्किस्ट बनाते हैं। कोल जब चेंज होता है तो ग्रेफाइट बनाता है और शेल जब चेंज होता है तो वो स्लेट बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है आप सभी के लिए, इसको रट्टा मार लेना, याद कर लेना, जैसे मन करे वैसे याद कर लेना, बस याद कर लेना क्योंकि पेपर में एक प्रश्न यहां से भी देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई सभी को? फटाफट मेरे को आंसर करेंगे। आज की क्लास यहाँ पे खत्म करूंगी मैं, कल आपसे मिलूंगी मैं इन सभी के एमसीक्यूज के साथ, और जितना भी सॉइल फॉर्मेशन और वेदरिंग का पोर्शन होगा, कल जितना भी आपका सॉइल फॉर्मेशन, मिनरल और वेदरिंग का पोर्शन होगा वो सभी चीजें आपको क्लियर करा दी जाएंगी। यहाँ पे आप एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते जाइएगा, मिनरल की रेजिस्टेंसी। मिनरल कितने रेजिस्टेंट होते हैं, कौन सा मिनरल कितना रेजिस्टेंट होता है ये देख लीजिएगा। जैसे क्वार्ट्ज आपका मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, फिर आपका मस्कोवाइट, फिर फेल्डस्पार, फिर सोडियम एंड कैल्शियम फेल्डस्पार, बायोटाइट, हॉर्नब्लेट और ऑगाइट है, फिर ओलिवाइट, डोलोमाइट एंड कैल्साइट, उसके बाद लास्ट में आपका जिप्सम है जो कि क्या है, लीस्ट रेजिस्टेंट होता है। इस बात को याद रखिएगा। ये सीक्वेंस किसने दिया था, ये सीक्वेंस गोल्डिश ने दिया था, 1938 के अंदर दिया था, और ये सारी चीजों को किसके आधार पर बताया गया है, वेदरिंग इंडेक्स के आधार पर बताया गया है। किसके आधार पर बताया गया है, वेदरिंग इंडेक्स के आधार पर बताया गया है। कल के एमसीक्यू के सेशन में हम देखेंगे कि वेदरिंग इंडेक्स क्या होता है, किस आपके रॉक का कितना, किस मिनरल का कितना वेदरिंग इंडेक्स होता है, ये सारी चीजें हम कल की क्लास के अंदर किसमें देखेंगे, अपने एमसीक्यू के सेशन में देखेंगे। अब मुझे फटाफट आंसर करना कि क्लास आप सभी को कैसी लगी। क्लास थोड़ी सी फास्ट लगेगी क्योंकि मैं ये रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ, तो मेरी आदत नहीं है बच्चों से बिना इंटरेक्ट किए पढ़ाने की, तो मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाती हूँ, नो डाउट। तो थोड़ा सा मैनेज करना यार, इतना तो मैनेज कर लोगे, छोटे बच्चे थोड़ी ना हो आप लोग बड़े हो गए हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, ARS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो अच्छे से पढ़ोगे मुझे उम्मीद है। तो सारी चीजों को अच्छे से पढ़िएगा, एक बार अच्छे से रिवाइज करिएगा। पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर, एग्री लर्नर 24 के टेलीग्राम चैनल पर, जैसे कि आप सभी को पता है हमारा ऑफिशियल जो चैनल है एग्री लर्नर 24, इसी पे आपको मैं पीपीटी शेयर कर दूंगी, अभी आज ही शेयर कर दूंगी। तो फटाफट जाना, पीपीटी को डाउनलोड करना, अच्छे से पढ़ाई करना, सारी चीजों को क्रिस्टल क्लियर करना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना, और कल मिलेंगे आपको फिर से शाम को 6 बजे किसकी क्लास के अंदर, अपनी सॉइल साइंस के SRB नेट के MCQ की क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।